चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग कोबालमिन कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा है, ये वो है नहीं लेकिन यहाँ लिखना चाहिए था। विटामिन बी 12 को एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोबालमिन कहते हैं। ठीक है। अब विटामिन बी 12 के बारे में कुछ पॉइंट्स है, मैंने लिखा है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है विटामिन, जो ये 4% पायरोल रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है। और वो भी कोऑर्डिनेटेड रहता है किसके साथ? कोबाल्ट के साथ। ठीक है। अब कोबाल्ट का कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है कोबालमिन में, यानी कि विटामिन बी 12 में? तो 4.33% ऑफ कोबाल्ट बाई वेट प्रेजेंट होता है। कहाँ, किस में? विटामिन बी 12 में। ठीक है। अब हम लोग आए थे, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं केसल इंट्रिंसिक फैक्टर। केसल इंट्रिंसिक सॉरी एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल भी कह सकते हैं, कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कह सकते हैं। इसका सोर्स होता है मेनली जो होता है प्लांट सोर्स होता है, यानी कि ये एनिमल सोर्स पे बिल्कुल भी नहीं मिलता है, यानी कि प्योरली वेगन डाइट खाने वाले लोगों में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी देखने को मिल जाती है आसानी से। ठीक है। प्योरली वेगन लोग में हम लोगों को मिल जाता है विटामिन बी 12 का डेफिशिएंसी। हम लोग आते हैं इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन इसका एक प्रोटीन हम लोग को याद रखना है, हेप्टोकोरिन। हेप्टोकोरिन इज अ कोबालमिन बाइंडिंग प्रोटीन। इसके थ्रू हमारा ये एब्जॉर्प्शन होता है। हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है। सॉरी, ये आ गया हमारा एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट। एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट आ गया। इसमें कैसे एब्जॉर्प्शन? सबसे पहले माउथ से हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। माउथ, फिर स्टमक में जाएगा, फिर डिओडनम में आएगा, फिर इलियम में आएगा। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं माउथ में कैसे आता है। फ्रॉम डाइट, डाइट के थ्रू आएगा, कोबालमिन प्रोटीन के साथ जुड़ा रहेगा। फिर ये जुड़ता है हमारा हेप्टोकोरिन्स जो होता है, कोबालमिन को अपटेक करता है। ठीक है। कोबालमिन को लेता है हेप्टोकोरिन। फिर उसके बाद हेप्टोकोरिन्स, या हम इसको कोबालोफिलिन्स भी कह सकते हैं, कोबालोफिलिन्स या आर बाइंडर्स भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। हेप्टोकोरिन्स, आर बाइंडर्स, कोबालोफिलिन्स, ये तीनों कह सकते हैं। इसके थ्रू जुड़ता है हमारा कोबालमिन, इसमें जुड़ जाता है। फिर ये स्टमक में आता है। स्टमक में क्या करता है? इसको डाइजेस्ट करता है। हमारा पेप्सिन जो एंजाइम होता है हमारा बॉडी में, वो डाइजेस्ट करता है इसको, जितना भी इसमें प्रोटीन होता है कोबालमिन में। और उसके बाद डाइजेस्ट करेगा और फिर कोबालमिन को क्या करेगा? फ्री फॉर्म में रिलीज कर देता है। अब जो होता है हमारा पेराइटल सेल्स में होता है इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, ये भी रिलीज होता है। ठीक है। ये रिलीज होगा तो ये हमारा कोबालमिन हेप्टोकोरिन के साथ बाइंड करता है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर इसके बाइंडिंग को सपोर्ट करता है, यानी कि मोर फेवरेबल बनाता है। अब ये चला जाएगा हमारा, ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ? डिओडनम में। स्टमक आ गया, अब डिओडनम आ गया। डिओडनम में जो एंजाइम होते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम, वो क्या करता है? हेप्टोकोरिन को डाइजेस्ट करेगा। हेप्टोकोरिन को डाइजेस्ट करेगा, कोबालमिन प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर अब बचेगा, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर, हेप्टोकोरिन और कोबालमिन तीनों जुड़ा था, तब आया था डिओडनम में। अब डिओडनम में पैनक्रियाटिक एंजाइम जो होता है वो हेप्टोकोरिन को डाइजेस्ट कर दिया, तो बचा क्या? कोबालमिन और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। अब ये चला जाएगा हमारा इलियम में। इलियम के पास जो होता है ना, रिसेप्टर होता है किसके लिए? इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूब्यूलिन। क्यूब्यूलिन, क्यूब्यूलिन क्या करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड करता है और कोबालमिन के साथ बाइंड करता है। ठीक है। इसके इलियल सेल्स जो होते हैं वहाँ लेकर के इनको जाता है। उसके बाद ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देता है इनको, किसके थ्रू? ट्रांसकोबालमिन 2 के थ्रू एंड ट्रांसकोबालमिन 1 के थ्रू। ट्रांसकोबालमिन 1 और ट्रांसकोबालमिन 2 के थ्रू किसके पास चला जाएगा? ये ब्लड, ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन्स में चला जाएगा। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग आ जाते हैं कि मैंने बताया ना आपको, ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो प्रोटीन, सबसे पहले हेप्टोकोरिन आया था, हेप्टोकोरिन डाइजेस्ट हुआ, तो फिर आया था ट्रांसकोबालमिन। ट्रांसकोबालमिन दो टाइप का होता है, ट्रांसकोबालमिन 1, ट्रांसकोबालमिन 2। तो अब ट्रांसकोबालमिन के बारे में देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। ट्रांसकोबालमिन 1 जो होता है कोबालमिन का एनालॉग होता है। ट्रांसकोबालमिन 2 जो होता है वो होता है हमारा मेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, सबसे ज़्यादा यही ट्रांसपोर्ट करता है। 1 भी करता है टू सम एक्सटेंट, लेकिन मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेड बाई ट्रांसकोबालमिन 2। ठीक है। अब बोला एक्टिव फॉर्म ऑफ कोबालमिन क्या होता है। एक्टिव फॉर्म ऑफ कोबालमिन जो होता है, दो होते हैं, एक होता है हमारा एडिनोसिन बी 12, एक होता है हमारा मिथाइल बी 12। ये दोनों एक्टिव फॉर्म ऑफ किसके हैं? विटामिन बी 12 के एक्टिव फॉर्म है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम लोग अब अलग अलग ये समझते हैं कि एडिनोसिन और ये मिथाइल बी 12 क्या क्या होते हैं। एडिनोसिन बी 12 सबसे पहले देखते हैं। एक्ट एज अ कोएंजाइम, कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है। किस में एक्ट करेगा? हमारा मिथाइल मैलोनिल कोएंजाइम में, म्यूटेस में। ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है, बताऊंगा कहाँ आता है। फिर ल्यूसीन एमाइनो म्यूटेस में। लेकिन ल्यूसीन एमाइनो म्यूटेस की ये खासियत है, ह्यूमंस में नहीं मिलता, तो इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग बस इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब प्रोपियोनिल कोएंजाइम ये जो होता है हमारा, ग्लूकोनियोजेनेसिस हम लोग पढ़े हुए हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक ये भी होता है सबस्ट्रेट। 4 सबस्ट्रेट हम लोग मेनली 4 ही पढ़ते हैं, बहुत सारा होता है।
PAGL करके हम लोग याद किए थे। P से आपका प्रोपियोनिक कोएंजाइम है, A से एलानिन, G से हमारा क्या हो जाएगा, G से ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है और L से हमारा और भी अदर्स होते हैं। ठीक है, अब हमारा प्रोपियोनिक कोएंजाइम ए एंटर करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये एल मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए जो होता है, इस पे एक्ट करता है हमारा मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए म्यूटेस, ये वाला एंजाइम। तो इस एंजाइम पे एक्ट करने के लिए इसका कोफैक्टर कौन चाहिए, कोएंजाइम। कोएंजाइम के थ्रू यहाँ पे एडिनोसिन B12 चाहिए। अगर एडिनोसिन B12 नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो ये एल मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम है, मैं डायरेक्ट एल मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए लाया हूँ। आप पढ़ेंगे कि प्रोपियोनिक कोएंजाइम ए टूटता है तो डी मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए में बनता है, फिर डी मिथाइल आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में एल मिथाइल में बनता है, फिर एल मिथाइल में ये वाला एंजाइम लगता है मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए म्यूटेस, तो बनता है हमारा सक्सिनिल कोएंजाइम ए। लेकिन ये सब मैं आपको बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, अभी इतना ही जानते हैं कि कैसे क्या करता है। एल मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए पे एक्ट किया हमारा मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए म्यूटेस, बनाया हमारा सक्सिनिल कोएंजाइम। अब सक्सिनिल कोएंजाइम कहाँ चला जाएगा, टीसी साइकिल में नाम जा सकता है, यहाँ अब एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया मिथाइल B12। मिथाइल B12 किस में रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, वो हमारा मैथ्योनिन के सिंथेसिस में आ जाएगा। यानी कौन सा एंजाइम है, मैथ्योनिन सिंथेज या होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज। अब होमोसिस्टीन से मैथ्योनिन में कन्वर्जन होता है, तो यहाँ पे हमारा लगता है मैथ्योनिन सिंथेज एंजाइम, जिसको चाहिए हमारा मिथाइल B12 एज अ को एंजाइम। यही होता है इसका मेन फंक्शन। ठीक है, हम लोग आया था डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस पे ये क्या होता है, सबसे पहला न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्ट्रिक्टली वेगन्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। माल एब्जॉर्प्शन में ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस हो गया या परनीसियस अनीमिया हो गया, इसमें क्या होता है, ये कोबालमिन का अपटेक नहीं हो पाता, यानी कि माल एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन में खराबी हो जाता है। फिर गैस्ट्रिक कॉजेज, जैसे हम लोग पढ़ा था, ये स्टमक में कौन सा एंजाइम चाहिए हमारा, पेप्सिन चाहिए। अगर गैस्ट्रिक में स्टमक एरिया में कोई दिक्कत हुआ, पेप्सिन का सिंथेसिस कम हो गया, तो इसका एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा। इसलिए गैस्ट्रिक कॉज, इंटेस्टाइनल कॉज, इंटेस्टाइनल कॉजेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक एंजाइम आएगा। और इलियम में भी ये जाता है, इलियम में क्या होता है, साइट ऑफ कोबालमिन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम साइट होता है यहीं पे। कहाँ कहाँ होता है, इलियल कॉन्स्ट्रिक्शन में हो सकता है, किसकी वजह से, अगर इलियम का अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तब हो जाएगा। क्रॉन्स डिजीज होता है उसमें हो सकता है, स्टैग्नेंट लूप सिंड्रोम में हो सकता है। इन सब में क्या होता है हमारा, ये जो एब्जॉर्प्शन होता है कोबालमिन का वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फिश ट्रैप वॉर्म, फिश टेप वॉर्म जो होता है, ये एक टेप वॉर्म है, फिश टेप वॉर्म। फिश में अगर कोई टेप वॉर्म लगा रहता है, अगर हम लोग इसको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या करता है, विटामिन B12 से इंटरफेयर करता है और इसको क्या करता है, डिक्रीज करा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ आ गए, अब डेफिशिएंसी हम लोग जान गए थे। अब डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस क्या क्या कॉज करता है, इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अब देखिए, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया मैंने आपको B9 के डेफिशिएंसी में बताया था, इसके लिए आप B9 का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर THFA अगर कम हो जाता है, तो मैंने ये भी बताया था न्यूक्लियर मैचुरेशन डिफेक्ट होता है, ये भी उसमें देखिएगा। फिर होमोसिस्टिन यूरिया हो जाएगा, क्योंकि होमोसिस्टिन से मैथ्योनिन में कन्वर्ट हो रहा था, वहीं पर हम लोग पढ़े थे B12 किस में कन्वर्ट होता है, मिथाइल B12 में, मिथाइल B12 में। और THFA मिथाइल THFA कन्वर्ट हो जाता है THFA में, उस वाले वीडियो में आप देखिएगा, पता चल जाएगा। फिर इसका सीरम मिथाइल मेलोनेट जो होता है, ये क्या करता है, एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है सीरम मिथाइल मेलोनेट। अगर सीरम मिथाइल मेलोनेट अगर बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हुआ B12 के डेफिशिएंसीज की वजह से होता है। अगर ये नॉर्मल है या कम है, तो हमारा B9 की डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वेदर द मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ B9 और B12, क्योंकि दोनों के डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम लोग आए, यहाँ हम लोग आ गए अब न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस में। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन वाई में पूछा जाता है। ठीक है, मिथाइल मेलोनिन कोएंजाइम में म्यूटेज जो होगा वो अफेक्टेड होगा, ये म्यूटेज होना चाहिए था, म्यूटेट मैंने लिख दिया है गलती से, म्यूटेज होगा। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ क्या होगा, एल मिथाइल मेलोनिन कोएंजाइम में और प्रोपियोनिल कोएंजाइम में का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो प्रोपियोनिल कोएंजाइम में बढ़ा है तो प्रोपियोनिक एसिड भी इंक्रीज करेगा।
फिर हमारा एबनॉर्मल फैटी एसिड क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा कहाँ पे, न्यूरोनल टिश्यू लिपिड्स में। न्यूरॉन में भी लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को न्यूरोनल लिपिड्स कहते हैं। अब प्रोपियोनिक एसिड का लेवल इंक्रीज करेगा तो ये क्या करता है, फैटी एसिड जो होते हैं एबनॉर्मल वाले, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल अगर होगा तो वो तो न्यूरोनल लिपिड्स में आ जाएगा, नॉर्मल नहीं एक्यूमुलेट कर रहा है, कौन सा एक्यूमुलेट कर रहा है, एबनॉर्मल, इसलिए ये क्या करेगा, न्यूरोनल लिपिड्स को जाके एक्यूमुलेट करके एबनॉर्मल वाले। तो ये क्या करेगा, माइलिन जो माइलिन का सिंथेसिस जो होता है वो टूट जाता है, माइलिन जब टूट जाता है तो इस वाली बीमारी को हम लोग कहते हैं सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन, सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन कहते हैं इसको, सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे। अब असेसमेंट आप कैसे करिए कि विटामिन B12 का डेफिशिएंसी क्या, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, सीरम कोबालमिन हम लोग चेक कर सकते हैं, सीरम कोबालमिन, फिर हम लोग सीरम होमोसिस्टिन, यूरिनरी होमोसिस्टिन, शिलिंग टेस्ट करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे किसमें, सिकल सेल एनीमिया में पढ़ेंगे शिलिंग टेस्ट। ठीक है, अनीमिया में पहले किया जाता था, इसीलिए मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इसकी वजह से होता है, इसीलिए इसमें भी हम लोग शिलिंग टेस्ट करते हैं। अब ये बंद हो चुका है। फिर PBS क्या होता है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, ब्लड स्मेयर बनाएंगे, उसमें देखेंगे सेल्स का साइज़, अगर मेगालोब्लास्टिक साइज़ है तो इसका मतलब क्या है, विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है। और B12 और B9 के बीच में हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने आपको पीछे बताया था, सीरम मेलोनेट को हम लोग चेक करते हैं। हमारे बोन मैरो की साइटोलॉजी को चेक करेंगे, फिर सीरम मिथाइल मेलोनिक एसिड को हम लोग मेलोनेट या मेलोनिक एसिड, ये वही एक ही चीज़ है जो मैंने वहाँ बताया था। ये इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं B9 का डेफिशिएंसी है या B12 का डेफिशिएंसी है। ठीक है, बस इतना ही है, थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए, थैंक यू गाइस।